Hello everyone, welcome to Mantra Learning. फ्रेंड्स, SY BCom सेमेस्टर 3 आपका एक नया सब्जेक्ट है टैक्सेशन। टैक्सेशन के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आपका जो सेकंड ईयर बीकॉम है इसमें दो सेमेस्टर सेम 3 और सेम 4 के अंदर टैक्सेशन 1 और टैक्सेशन 2 ऐसे करके आपका पूरा टैक्सेशन सिस्टम को समझने और सीखने के लिए ये सब्जेक्ट आपको इसमें बीकॉम के अंदर दिया हुआ है। हम आज से टैक्सेशन का लर्निंग स्टार्ट करते हैं और आज के लेक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज के इस फर्स्ट लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसका हमारा चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन, नया सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि ये सब्जेक्ट जो है आपको मतलब कौन से नॉलेज के लिए आपको ये पढ़ना है और आपको नॉट ओनली फॉर एग्ज़ाम बट लाइव फिर आप जब ग्रेजुएशन होकर कोई बिजनेस करोगे या तो फिर कुछ भी आप जॉब करोगे या कुछ भी आप काम करोगे तो प्रैक्टिकली भी आपको ये बहुत ही काम आने वाला एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आज हम आपके इस लेक्चर 1 के अंदर हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। मतलब इनकम टैक्स जो है उसका हिस्ट्री पूरा इंडिया में किस तरह से चालू हुआ और किस तरह से अभी वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। टैक्सेशन की जो भी प्रोविज़न है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस तरह से रखी गई है और किस तरह से टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू कलेक्ट किया जाता है और उसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है। इनकम टैक्स का लॉ जो है वो इंडिया का किस तरह से एप्लीकेबल होता है और कितने टाइप्स के टैक्स होते हैं, आज के इस लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का ये लेक्चर। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो आपका ये सिलेबस है टैक्सेशन 1 यानी कि सेमेस्टर 3 का, इस सिलेबस के अंदर जितने भी चैप्टर है वो चैप्टर में किस तरह से यूनिट वाइज उसको बाइफरकेट किया गया है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यूनिट 1 जो है हमारा उसमें चैप्टर 1, 2 और 7 है। देखो चैप्टर 1, 2 और 7 सॉरी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि टैक्सेशन जो है वो हर साल यानी कि हर जो भी हमारा कोई भी नया साल होता है, मतलब आप अभी से SY पढ़ रहे हो तो इसके अंदर जो है वो उसका लेटेस्ट जो भी टैक्सेशन के रूल्स वगैरह जो होते हैं वो यूज़ होता है, वही आपको पढ़ना है और वही आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बराबर है, वो आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको किस तरह से फाइनेंस एक्ट क्या होता है वगैरह। तो यहाँ पे आपके जो दो चैप्टर है यानी कि चैप्टर 1 और 2 और एक चैप्टर है नंबर 7, वो मिल के बनता है हमारा यूनिट नंबर 1। फिर चैप्टर नंबर 3, 4 और 8 मिलके बनता है यूनिट नंबर 2। चैप्टर नंबर 5 है वो आपका यूनिट 3 है और चैप्टर नंबर 6 जो है वो आपका यूनिट नंबर 4 है। तो 1 बाय 1 सारे चैप्टर पढ़ने वाले हैं और सारा आपका सिलेबस हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, ब्रीफ में मैं आपको यहाँ पे चैप्टर के नाम जो है इस तरह से आपको मैं समझा दूँ खाली कि क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में अब हम देखने वाले हैं आज। फिर आता है डेफिनेशन। तो कोई भी फ्रेंड्स नया लॉ या नया एक्ट हम पढ़ते हैं तो उसमें टर्मिनोलॉजी होती है, तो टर्म्स क्या क्या यूज़ किए जाते हैं उसको हम डेफिनेशन बोलते हैं। वो डेफिनेशन आपको सीखनी है इस चैप्टर में। फिर आती है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, यानी कि इनकम टैक्स की जितनी भी अथॉरिटीज़ होती है, जो अथॉरिटी होती है वो किस तरह से काम करती है। इनकम टैक्स जो है वो पब्लिक पे इम्प्लीमेंट होता है तो उसका मतलब जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो स्ट्रक्चर में किन किन लोगों को किस किस तरह से अथॉरिटी दी गई है। वो रेसिडेंशियल स्टेटस आता है एसएससी यानी कि करदाता, जिसको हम बोलते हैं करदाता, यानी कि हम लोग जो भी हम टैक्स पे करते हैं उसको हम एसएससी बोलते हैं। उसकी ब्रीफ अभी मतलब नॉर्मल मैं आपको समझा रहा हूँ ये, बाकी उसका जो मीनिंग बाय लॉ जो है वो हम पढ़ेंगे इसमें डेफिनेशन। रेजिडेंशियल स्टेटस मतलब उसको इंडिया में
इंडियन है यानी कि रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, एनआरआई, जितने भी हम बोलते हैं मतलब उसका एक स्टेटस हम पहले डिसाइड करना होता है, वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एग्जेम्प्टेड इनकम, ऐसी कई सारी इनकम है जिसके ऊपर इनकम टैक्स लगता नहीं है, बराबर, या फिर उसको इनकम टैक्स के फ्री मानते हैं। तो कौन कौन सी इनकम है जिसमें इनकम टैक्स नहीं लगता, वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। असेसमेंट की प्रोसीजर क्या है और कलेक्शन ऑफ टैक्स, गवर्नमेंट कैसे टैक्स कलेक्ट करती है, और असेसमेंट यानी कि आपका जितना भी इनकम है जो भी है उसके ऊपर कैसे आपको टैक्स भरना है, कितना टैक्स पे करना है, वो असेसमेंट की प्रोसीजर किस तरह से इनकम टैक्स लॉ में है, वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर आता है सैलरी इनकम, तो सैलरी की इनकम जो है उसमें कौन कौन सी इनकम सैलरी की इनकम मानी जाती है और किस तरह से उसके ऊपर टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में बोलते हैं कि इनकम हाउस प्रॉपर्टी जो हमारी होती है, रेसिडेंशियल जो हाउस प्रॉपर्टी होती है, उसमें से कैसे हमको इनकम मिलती है और उसमें कैसे टैक्सेबल उसकी इनकम होती है। तो ये सारा जो है वो हमारा सेमेस्टर 3 का एक सिलेबस है और ये सारे चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। चलिए आइए हम आज से करते हैं इंट्रोडक्शन का चैप्टर। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखते हैं हम हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। हमारी जो इंडिया के अंदर इनकम टैक्स की जो शुरुआत हुई वो कब से हुई, तो इन इंडिया इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1860। 1816 से इनकम टैक्स की शुरुआत हुई है इंडिया के अंदर। द इनकम टैक्स एक्ट 1961 हैज़ बीन ब्रॉट इनटू फोर्स विद 1 अप्रैल 1962, यानी कि शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1860 में, बट जो इसका लॉ एक्ट बना वो एक्ट बना 1961 में और उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ 1 अप्रैल 1962 से, बराबर है। अब ये कहाँ पे लगता है, तो इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो इनकम टैक्स है वो पूरे हमारे इंडिया के अंदर लगता है इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर में भी लगता है। अब इनकम टैक्स लॉ और इनकम टैक्स क्या दोनों चीज़ अलग है, इनकम टैक्स एक्ट अलग है, क्या है, तो ये मैं आपको समझाऊँ तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनकम टैक्स यानी कि एक टैक्स है, वो टैक्स के रूल्स जो भी है वो इसके लिए हमें क्या बनाया है, गवर्नमेंट ने क्या बनाया, इनकम टैक्स एक्ट, उसको इनकम टैक्स लॉ भी बोलते हैं। तो एक लॉ, एक कायदा बनाया गया है जिस तरह से उसके अंदर हमें पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है कि ये जो है कायदा इस तरह से बनता है और इसी के रिगार्डिंग जो इनकम टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन होती है, जो लेवी होती है, मतलब जो लोगों के ऊपर हमें टैक्स लेना है किस तरह से लेना है, वो सारे रूल्स रेगुलेशन इसमें इस कायदे के अंदर हमको दिए गए। इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, क्या क्या चीज़ें इनकम टैक्स लॉ के अंदर कवर होती है। तो सबसे पहला आ गया इनकम टैक्स का एक्ट जो बनाया 1961 में। ये जो है वो मेन कंपोनेंट है। 1961 में जो भी इनकम टैक्स का एक्ट बनाया उसके अंदर जितनी भी सेक्शन हम लगाई है, मतलब जितनी भी सेक्शन में जितनी भी प्रोविजंस लगाई हुई है, उसी तरह से आज भी इनकम टैक्स यहाँ पे शुरू है आज तक, बराबर है। इट इज़ द मेन इनेक्टमेंट रिगार्डिंग इनकम टैक्स एक्ट, इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनकम टैक्स। ये पूरा स्ट्रक्चर हमने इसके अंदर दिया गया है, वो अभी कंटिन्यूअस है। इस एक्ट को हम जब पढ़ते हैं, मतलब बाय स्टडिंग दिस एक्ट वन कैन नो विच पर्सन हैज़ टू पे इनकम टैक्स, कौन से लोगों को टैक्स भरना पड़ेगा, बराबर, वो इस स्ट्रक्चर में इस एक्ट में दिया गया है, वहाँ पे हमको पता चलता है। व्हेन एंड हाउ हैज़ टू पे इट, कब टैक्स भरना है, कैसे टैक्स भरना है, वो सारी चीज़ें इस इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दी गई है। इट इनकॉर्पोरेट्स द डेफिनेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम। अभी देखो इनकम्स के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, कोई जॉब करके इनकम अर्न करता है तो उसको सैलरी इनकम बोलते हैं, कोई बिजनेस करके प्रॉफिट कमाता है तो उसको बिजनेस प्रॉफिट कहते हैं, कोई प्रोफेशन में है यानी कि डॉक्टर, सीए, एडवोकेट हो गए, वो प्रोफेशन अपनी सर्विसेज दे के इनकम अर्न करते हैं तो वो भी एक इनकम हो गई। कोई जो है वो अपने पास बहुत सारे पैसे है तो उसको प्रॉपर्टी बाय करके उसकी रेंटल इनकम कमाता है तो वो भी एक इनकम हो गई। कोई स्टॉक मार्केट से इनकम कमाता है, प्रॉफिट करा होता है, बराबर है। तो इस तरह से कई सारे वेरियस इनकम्स होते हैं। तो कितने सारी इनकम के टाइप्स होते हैं, उसकी कॉम्पिटिशन किस तरह से उसको
हम मतलब नेट इनकम काउंट करेंगे और कितनी इनकम पे टैक्स लगाएंगे, डिडक्शन कितनी कितनी चीज़ें हमको उसमें से डिडक्ट मिलेगी, एंड एग्जेम्पशन कितनी ट्रांजेक्शन जो होते हैं कई सारे उसमें एग्जेम्पशन मतलब उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, वो कैसे अवेलेबल है, और उसके पावर्स और वेरियस इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ और प्रोसीजर और असेसमेंट एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दी गई है। बराबर है। इनकम टैक्स जो है एक्सटेंड टू होल इंडिया, ये बहुत ध्यान से देखने की चीज़ है कि इनकम टैक्स जो है वो पूरे इंडिया में लागू होता है। ये कोई स्टेट का टैक्स नहीं है कि भाई गुजरात में अलग से लगेगा, वहाँ पे अलग लगेगा, ऐसा नहीं है, पूरे देश का है और पूरे इंडिया में एक ही तरह से लगता है, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर एंड सिक्किम ऑल्सो। ठीक है, तो इस तरह से इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक कंपोनेंट है हमारा इनकम टैक्स लॉ का। दूसरा है इनकम टैक्स के रूल्स 1962। अब ये रूल्स क्या है? तो रूल्स ऐसा होता है जब एक कोई एक्ट बन जाता है, कोई कायदा बन जाता है, तो एक बार वो पास हो जाता है तो फिर इसकी जो सेक्शन बन गई तो वो बन गई। अब उसमें कुछ चेंज करना है या उसमें जो कुछ कम करना है, कुछ ज़्यादा करना है, कुछ करना होता है तो उसके रूल्स बनते हैं। उसको फॉलो कैसे करवाना है, एक बार एक तो हमने बना दिया, फिर उसको फॉलो कैसे करवाना है तो उसके लिए एक अथॉरिटीज़ बनानी पड़ती है। बराबर, एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाना पड़ता है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन जो बनता है वो कैसे रूल्स फॉलो करवाएंगे लोगों से, उसके लिए रूल्स बनते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज लुक्ड आफ्टर बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, CBDT उसको बोलते हैं। मतलब ये पूरा जो इनकम टैक्स लॉ है उसका एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो दिया है, जिसको दिया गया है वो कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, CBDT। तो CBDT इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट ऑफ पर्पज ऑफ द एक्ट। वो रूल्स बनाता है CBDT कि भाई इस एक्ट को हमें कैसे इम्प्लीमेंट करवाना है। बराबर। For the proper administration of income tax act, the CBDT frames rules from time to time। और ये जो रूल्स है ना वो टाइम टू टाइम बनते हैं। बराबर है। These rules are collectively called इनकम टैक्स रूल 1962। सबसे पहली बार बनाए गए थे 1962 जब इनकम टैक्स एक्ट लॉ जब इम्प्लाई हो गया। अब हर वक्त उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, तो उसके लिए वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। एक्ट जो बन गया वो बन गया। बराबर। अब उसके अंदर से कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करने होते हैं, कुछ चेंजेस करने होते हैं, कुछ ना कुछ होता है, तो एक्ट के अंदर नहीं, पर कहाँ पे चेंज होते हैं? रूल्स। मतलब वो एक्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन जैसे होता है उसके अंदर ये रूल वो लोग चेंज कर सकते हैं। बराबर, तो ये है उसके रूल्स। ये दूसरा कंपोनेंट हो गया। तीसरा कंपोनेंट है वो है फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट क्या है? अब ये दूसरा एक्ट आ गया, एक इनकम टैक्स एक्ट था, दूसरा फाइनेंस एक्ट है। फाइनेंस एक्ट मतलब ये सा एक्ट है जो एवरी ईयर, हर साल बनता है। एवरी ईयर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट द बजट टू द पार्लियामेंट। हर साल फरवरी में जो फाइनेंस मिनिस्टर आने वाले साल का जो बजट प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में, उसको बोलते हैं फाइनेंस एक्ट। मतलब ये हर साल बनता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक बार बन गया, उसको फॉलो करने के लिए रूल्स बन गए, पर हर साल नया फाइनेंशियल ईयर जब शुरू होता है 1 अप्रैल से, उसके पहले यानी कि फरवरी में, ज़्यादातर होता है 28 फरवरी, वहाँ पे एक नया एक्ट बनता है और वो एक होता है ओनली फॉर 1 ईयर। जैसे कि मान लो अभी हमारा जो साल वो है चल रहा है, जो अप्रैल 24 से शुरू हुआ, 1 अप्रैल 24, तो उसका जो बजट था वो आया होगा 28 फरवरी 24। बराबर। और वो जो फाइनेंस एक्ट बन गया उसको बोलते हैं 23, और वो अभी अप्लाई होगा 24-25, सॉरी 24-25 के अंदर अप्लाई होगा। बराबर। तो इस तरह से ये फाइनेंस एक्ट बनता है। Once the finance bill is approved by the parliament and gets the assent of the president of India, it becomes the finance act। पहले बजट बनता है, उसका फाइनेंस बिल होता है, वो पार्लियामेंट में पास होता है, फिर वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है, और ये हर साल बनता है। हर साल जो बजट आता है उसको हम फाइनेंस बिल कहते हैं, फिर वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। ओके, उसके बाद ये फाइनेंस एक्ट के लिए बोल सकते हैं कि द इनकम टैक्स एक्ट इज परमानेंट एक्ट। जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 वो परमानेंट एक्ट है, वेयर इज द फाइनेंस एक्ट इज पास्ड एवरी ईयर।
फाइनेंस एक्ट हर साल बनता है एंड इट्स मेन पर्पज टू फिक्स द रेट्स एंड टैक्स ऑफ बी चार्ज। हर साल कितना टैक्स का रेट बढ़ाना है, कम करना है, कुछ इनकम को एग्जेम्पशन में ले जाना है, कुछ इनकम को टैक्स में अभी नहीं लेते थे तो टैक्स में कवर करना है। ये सारी जो चीज़ें होती है वो कहाँ पे होती है? फाइनेंस एक्ट। जो मेन एक्ट है उसको कुछ नहीं कर दे, वो एक्ट बन गया सो बन गया, उसको फॉलो करना है, लेकिन ओनली फॉर रेट में चेंजेस करना है, कुछ इनकम को इंक्लूड करना है, कुछ को एक्सक्लूड करना है, लिमिट बढ़ानी है, इनकम की लिमिट बढ़ानी है, कम करनी है, कुछ भी है, उसके लिए क्या बनता है? फाइनेंस एक्ट। थर्ड कंपोनेंट हो गया फाइनेंस एक्ट। उसके बाद है सर्कुलर नोटिफिकेशन एटसेट्रा। तो इनकम टैक्स लॉ के आपको कंपोनेंट्स में बता रहा हूं, इनकम टैक्स एक्ट के नहीं। इनकम टैक्स एक्ट जो है वो इनकम टैक्स लॉ का कंपोनेंट है। अब सर्कुलर नोटिफिकेशन एटसेट्रा क्या है? तो आपने सुना होगा कभी कि भाई इनकम टैक्स में कुछ चेंज हो गया, इनकम टैक्स का रेट बढ़ गया, उसका रेट बढ़ गया, उसका ये हो गया, उसका कम हो गया, बराबर। वो बजट में होता तो है, पर बजट करने के बाद किसी भी टाइम पे कुछ भी मालूम हुआ और गवर्नमेंट को ऐसा कुछ लगा, फाइनेंस मिनिस्टर को ऐसा कुछ लगा कि इसमें चेंज करने के लिए हमको 1 साल यानी कि आने वाले बजट तक राह देखने की ज़रूरत नहीं है, इम्प्लीमेंट अभी करना पड़ेगा, तो वो एक सर्कुलर पास करते हैं, नोटिफिकेशन दे देते हैं। CBDT जो हमने पहले बताया वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, वो ऐसा सर्कुलर पास करते हैं टाइम टू टाइम, जब भी कुछ ना कुछ चेंजेस करने हो, कुछ भी करना है तो, यानी कि सर्कुलर इश्यू बाय CBDT फ्रॉम टाइम टू टाइम टू डील विद सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एंड टू क्लैरिफाई डाउट्स रिगार्डिंग द स्कोप एंड मीनिंग ऑफ द प्रोविजन। बराबर है। कोई भी कुछ भी रूल्स बना दिया और पब्लिक ने कुछ हल्ला मचा दिया तो उसको चेंज करना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ इश्यू होते हैं, तो वो नोटिफिकेशन थ्रू वो चेंज कर सकते हैं। सर्कुलर जो होता है वो ऑफिसर्स के द्वारा इशू किया जाता है और पब्लिक में पास किया जाता है। फिर आता है CBDT के लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट्स। अब इनकम टैक्स जो है ताकि वो एक लॉ है, तो कभी ना कभी कोई भी उनके केसेस बनते हैं, मतलब किसी ने टैक्स नहीं पे किया या तो गवर्नमेंट ने कुछ ज़्यादा टैक्स ले लिया, कुछ भी हो गया, तो उसके केसेस कोर्ट में जाते हैं, फिर उसका डिसीजन आता है। तो कुछ ऐसे होते हैं कि जो डिसीजन के ऊपर से टैक्स लगाना या नहीं लगाना वो होता है, मतलब कोई केस ऐसा बन गया, कोई इवेंट ऐसी बन गई, उसका कोर्ट में गया, उसकी इवेंट उसका जो भी डिसीजन आया उसी के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स कैसे लगाना है, नहीं लगाना, रेट कम करना वगैरह कुछ डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये भी एक इनकम टैक्स लॉ का पार्ट है। मैटर्स जो भी लीगल इंटरप्रिटेशन है ऑफ द एक्ट एंड रूल्स आर रेफर्ड टू हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्रिब्यूनल एंड अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड देयर डिसीजंस आर बाइंडिंग। जैसे कि कोई हाई कोर्ट में कोई केस बन गया, कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई केस बन गया, ट्रिब्यूनल में हो गया, कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ ने कोई ऐसा कोई डिसीजन हो गया, तो वो डिसीजन मतलब एक्ट बन जाता है। वो डिसीजन फिर इनकम टैक्स के अंदर इंक्लूड हो जाता है और वो डिसीजन के हिसाब से सबको फिर वो टैक्स का जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो करना पड़ता है। डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर कंसिडर्ड लॉ ऑफ द कंट्री। तो सबको पता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो भी कोई भी डिसीजन आता है वो पूरे कंट्री को मानना पड़ता है, वो पूरे कंट्री के ऊपर बाइंडिंग होता है। डिसीजन गिवन बाय हाई कोर्ट आर एप्लीकेबल टू द एरियाज विच फॉलो अंडर इट्स ज्यूरिडिक्शन। हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन आता है वो उसका जितना ज्यूरिडिक्शन होता है उसमें होता है, यानी कि गुजरात हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया तो वो गुजरात के कवर में होता है, बराबर है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो होता है वो पूरे देश में लागू होता है। हाई कोर्ट का जो होता है जो कोई भी हाई कोर्ट ने कौन से हाई कोर्ट ने दिया है और कितने एरिया के अंदर वो दिया है वो उस जजमेंट के अंदर हमको दिया गया होता है, उस तरह से होता है। ठीक है, तो ये 5 जो है वो इसके कंपोनेंट है, इसी के अंदर से बनता है इनकम टैक्स लॉ। देखो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स लॉ इसलिए समझना जरूरी है कि इनकम टैक्स आप पढ़ रहे हो तो आगे जाके आपको पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स कैसे लागू होता है, किस तरह से होता है, बराबर है। तो इसके अंदर ये 5 जो मैंने एलिमेंट्स अभी बताए वो एलिमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके आपको आगे से स्टडी करना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम हमारा नया पॉइंट देखते हैं, टाइप्स ऑफ टैक्स। कितने टाइप के टैक्स होते हैं?
ये क्वेश्चन कोई पूछेगा तो लगेगा कि सर बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, हम तो जहाँ भी जाए वहाँ पे टैक्सेस 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 ही होते हैं। ऐसा नहीं होता है। टैक्सेस जो होते हैं वो हमारे इंडिया के अंदर दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या आता है। ठीक है, चलो सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। डायरेक्ट टैक्स का मीनिंग क्या है? डायरेक्ट टैक्सेस आर द टैक्सेस इन विच द इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल्स इन ऑन द सेम पर्सन और एसएससी। अब एसएससी जो है वो इनकम टैक्स का वर्ड है, वो हम डेफिनेशन में पढ़ेंगे बराबर। क्या होता है एसएससी? अभी मान लो कि कोई पर्सन जो होता है उसको एसएससी हम बोलेंगे, जो टैक्स पे करता है। तो डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है कि डायरेक्ट टैक्सेस आर टैक्सेस विच इज द इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन। सेम पर्सन यानी कि मेरे पे टैक्स लागू हुआ और मैंने टैक्स पे किया, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट्स में क्या है उसके डेफिनेशन पढ़े तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर सच टाइप ऑफ टैक्सेस वेयर इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल्स ऑन टू डिफरेंट पर्सन। मतलब कि इंसिडेंस अलग बनता है, कोई अलग बंदे से बनता है, और टैक्स कोई और पे कर रहा है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अभी डेफिनेशन समझ में आपको आनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दो टैक्स, इसके अंदर भी बहुत सारे टैक्सेस होते हैं। तो वो क्या क्या टैक्सेस आते हैं वो आपको आगे पढ़ना है। डायरेक्ट टैक्स का मीनिंग ऐसे समझो कि भाई जिस पे टैक्स लगा उसी ने टैक्स पे किया, मतलब सेम पर्सन है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में ये है कि भाई टैक्स लगने वाला पर्सन कोई अलग है और टैक्स पे करने वाला कोई पर्सन अलग है, मतलब कि इनडायरेक्टली वो पे करता है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। नेचर क्या है? तो डायरेक्ट टैक्स का नेचर जो है वो प्रोग्रेसिव नेचर है, वो बढ़ता है धीरे धीरे। और इनडायरेक्ट टैक्स का क्या है? रेग्रेसिव नेचर है, वो कम ज़्यादा हो सकता है। टैक्सेबल इवेंट कब बनती है? कौन सी इवेंट बने तब टैक्स पे करना होता है? तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर हम बोल सकते हैं कि टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल वेल्थ ऑफ एसएससी, मतलब एसएससी की जब वेल्थ बढ़ती है तब उसको इनकम टैक्स मतलब टैक्स लागू होता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। परचेज, सेल्स, मैन्युफैक्चर, गुड्स, रेंडरिंग सर्विस, ये सारी इवेंट जब होती है तब इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। मानो कि मैंने कोई परचेज किया या मैंने कोई सेल्स किया, कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तब जो टैक्स लगता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। लेवी एंड कलेक्शन मतलब कैसे लागू होता है और कैसे गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। तो डायरेक्ट टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड होता है फ्रॉम द एसएससी, मतलब सेम पर्सन, पहले डेफिनेशन में ही देखा, जिस पे लागू होता है वही पे करेगा। और दूसरा वहाँ पे कहा क्या है इनडायरेक्ट में? लेविड एंड कलेक्टेड फ्रॉम द कंज्यूमर बट पेड एंड डिपोजिटेड टू एक्सक्योर बाय द एसएससी और डीलर। मतलब लेविड लगता किस पे है? कस्टमर पे, बट पेड कौन करता है? लगता किस पे है? कस्टमर पर। और पेड कौन करता है? मतलब जो सेल करता है, यानी कि जो सेलर है, बराबर है या डीलर है, तो इसीलिए उसको इनडायरेक्टली बोलते हैं। लगता टैक्स किसके और पे है और पे और कर रहा है, वो इनडायरेक्ट है। और डायरेक्ट क्या है कि जिस पे टैक्स लगा वही टैक्स पे करता है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, बराबर है। तो ये चार डिफरेंसेस है। और है शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। बर्डन शिफ्टिंग का क्या क्या मतलब हुआ? मेरा टैक्स है तो मैं किसी और पे बर्डन दे सकता हूँ? नहीं। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? टैक्स का बर्डन जो होता है वो डायरेक्टली बोर्न बाय द एसएससी। द बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। मेरा टैक्स है, मुझे ही पे करना है, मैं किसी और पे बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकता। जबकि इनडायरेक्ट में क्या है? टैक्स का बर्डन जो है वो दूसरे पे हम शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब दूसरे का ही होता है, तभी तो उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। टैक्स कलेक्शन किस तरह से होता है? तो टैक्स इज कलेक्टेड आफ्टर द इनकम फॉर ईयर इज अर्न, वैल्यूएशन ऑफ द एसेट इज डिटरमाइन ऑन द वैल्यूएशन। मतलब पूरे साल आपने जो भी इनकम कमाई है वो पूरे साल की इनकम का वैल्यूएशन करके, असेसमेंट करके फिर टैक्स लगता है। जब इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है? एट द टाइम ऑफ द सेल, जब आपने कोई सेल किया या कोई परचेस किया या कोई सर्विस दी, तब सीधा वो लग जाता है, वो पूरे साल का ख़त्म होने के लिए वेट करता नहीं है। एग्जाम्पल क्या क्या है? तो डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स, वो डायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो है वो है जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है। वेल्थ टैक्स जो है वो अभी बंद हो चुका है। गिफ्ट टैक्स जो है वो भी अभी मर्ज हो गया, मतलब ऐसा कुछ है। पर
इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये सारे जो टैक्सेस है वो डायरेक्ट लगते हैं और जीएसटी, कस्टम ड्यूटी ये जो है वो इनडायरेक्ट लगते हैं। इस तरह से 2 टाइप के टैक्सेस है। अब डायरेक्ट में क्या क्या आता है, इनडायरेक्ट में क्या क्या आता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे इंट्रोडक्शन का ये लेक्चर है और आगे उसमें देखेंगे, फिर हम डेफिनेशन के पार्ट पर आएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस।